भारत की बातों को कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह दुनिया में भारत की हैसियत बनी। यह कोई छोटी बात नहीं है। भारत को लोग कहते थे भारत गरीबों का देश है। बहनों भाइयों, 25 वर्षों में 25 करोड़ लोग, 10 वर्षों के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में हमारे प्रधानमंत्री ने कामयाबी हासिल की। मेरा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का आंकड़ा है। और इसकी पुष्टि दुनिया के दूसरे देशों के अर्थशास्त्री भी कर रहे हैं। जो हमारा भारत आज के 10 वर्षों पहले धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, बहनों भाइयों आपको जानकर खुशी होगी, 8 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत जो धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर आता था, 140 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद आज वो हमारा भारत 11वें स्थान से जंप लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। सारी दुनिया की फाइनेंशियल फर्म्स, सारी दुनिया की जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, अब वह कह रही हैं कि दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो हमारे आपके देश इस भारत की है। और लोगों का मानना है कि भारत यदि ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, आज के 2.5-3 साल के बाद बहनों भाइयों फिर से मैं मिलूंगा, क्योंकि मैं आज तक जिंदगी में झूठ बोलकर कभी राजनीति नहीं की है। फिर मिलूंगा और मैं आपको बतला दूंगा 2027 में आपका हमारा यह भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाए। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री का। कुछ अर्थशास्त्रियों से मैं बात कर रहा था कि यदि दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि हमारे भारत की हो गई है, यह बताओ अमेरिका चाइना से भी धनवान भारत हमारा कब हो जाएगा। उन्होंने कहा साहब जिस तरीके से आप लोग भूत की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम करते रहे, ऐसे ही यदि सरकार चलती रही तो मानकर चलिए वो तो बहुत और कुछ 2047 से थोड़ा सा आगे गए थे, लेकिन उनका कहना था ज्यादा से ज्यादा होगा तो 2060 नहीं तो 2065 2070 तक दुनिया का सबसे धनवान देश यदि कोई होगा तो भारत। यह भारत की ताकत है। यह कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। कोरोना का संकट था, सारा विश्व कोरोना से प्रभावित था। यहां पर कोरोना का जो टीका आपको लगा है, वैक्सीन, भारत में नहीं बनती थी। 140 करोड़ की जनसंख्या भारत की है, कोरोना का टीका नहीं बनता था। प्रधानमंत्री ने चटपट रात को वैज्ञानिकों के साथ बैठक की और बहनों भाइयों वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई और कहा मेरे बहादुर वैज्ञानिकों जितना पैसा लगेगा मैं लगाने के लिए तैयार हूं, जल्दी से जल्दी कोरोना का वैक्सीन तैयार करो, यानी टीका तैयार करो। बहनों भाइयों हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल कर लिया। हौसला अफजाई करने का क्या असर होता है देखा जा सकता है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी वैक्सीन तैयार की, इतना टीका तैयार किया। भारत दुनिया का अकेला देश है, यहां के 140 करोड़ लोगों को कम से कम कोरोना का 2 टीका जरूर लगा होगा, नहीं तो कुछ लोगों को 3 टीका लगा। आप जिस अमेरिका को धनवान देश मानते हैं, वहां सभी जनसंख्या जितनी भी है सबको 2 टीका 3 टीका नहीं लगा है। हमारी जनसंख्या तो 140 करोड़ की है, उनकी तो 30-32 करोड़ की है। उनके यहां नहीं लग पाया, हमारे यहां लगा है। और इतना ही नहीं किया, मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के 100 से अधिक देशों को हम लोगों ने कोरोना का वैक्सीन मुहैया कराया। क्या था भारत, अब क्या हो गया है भारत, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पहले देखा होगा कांग्रेस की हुकूमत थी, आए दिन आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी।
अब मैं कह सकता हूं कि देश की किसी भी राज्य में कोई आतंकवादी घटना नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा कश्मीर में महीने में 1.5 महीने में एक छोटी मोटी कोई आतंकवादी की घटना हो जाती है। क्यों ऐसा है? इसलिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी समझ गया है, भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत की यह ताकत बन गई है, भारत की हैसियत बन गई है कि हमसे कोई छेड़ेगा तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह करके हम लोगों ने दिखाया है। तोप, गोले, बम, बारूद, फाइटर प्लेन, सब कुछ हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे। बहनों भाइयों, यहां पर रक्षा मंत्री के रूप में बैठा हूं। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने सहयोग किया उसी का परिणाम है मेरे बहनों भाई। 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा उत्पादन दुनिया के दूसरे देशों को हम बेच चुके हैं। 21,000। जानते हैं 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, 600 करोड़ रुपया का होता था नट बोल्ट। अब तो हम ब्रह्मोस मिसाइल भी दुनिया के दूसरे देशों को बेच रहे हैं। हम फाइटर प्लेन भी दुनिया के दूसरे देशों को बेच रहे हैं। यह है हमारा भारत। लेकिन ये इंडी अलायंस, भैया बैठ जाओ, बाद में दिखाना, बैठ जाओ। यह इंडी अलायंस जो है, जिसमें कांग्रेस है, लोकदल है, ये क्या क्या है सब, ये कौन सा है, ये समाजवादी पार्टी और बहुत सारे दल हैं इधर उधर। इंडी अलायंस, आप ये मान लीजिए इंडी अलायंस ये भारत को तोड़ने वाला अलायंस है। बहनों भाइयों, ये झूठ बोलकर राजनीति करते हैं। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, जो भी मैं बातें कह रहा हूं, हमारी एक बात भी गलत हो, आप अपने टेलीविजन के चैनल पर चला देना, अखबारों में लिख देना। हमारी गलती होगी तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, क्षमा मांग लूंगा। क्योंकि आज तक जिंदगी में मैंने जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं की है, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। ये कहते क्या हैं? मोदी जी यदि फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो भारत के संविधान को पूरी तरह से बदल देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, संविधान में कई बार संशोधन करने का काम कांग्रेस की हुकूमत ने किया। ठीक है, छोटे मोटे संविधान में संशोधन होते रहते हैं, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन संविधान के निर्माताओं ने जो सर्वसम्मत यह कहा था, संविधान में थोड़े मोड़े संशोधन समय समय पर करने की आवश्यकता होती है, संसद कर सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान का जो प्रियम्बल है, उसके साथ किसी भी सूरत में छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों, इमरजेंसी लगाकर इस देश पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने, संविधान बनाने वाले जो संविधान सभा के हमारे सम्मानित सदस्य थे, उनकी इच्छाओं का अनादर करते हुए भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी परिवर्तन कर डाला। वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम लोग संविधान का परिवर्तन करेंगे। बहनों भाइयों, आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हम जो कुछ भी करेंगे भारत के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए करेंगे। भारत के लोकतंत्र को, भारत की जनता को हम किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देंगे। क्या तमाशा कर रहे हैं? इमरजेंसी लगाई इन्होंने। भाई, ये चुनाव आपकी इलेक्शन पिटीशन थी, इंदिरा जी कोर्ट में हार गई, आप कोर्ट में हार गई तो देश में इमरजेंसी लगा दिया, लोकतंत्र का गला घोंट दिया, लाखों की संख्या में लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया। क्या यह अपराध छोटा है? और बहनों भाइयों, मैं तो 24 साल की उम्र का था, 18 महीने मैं भी जेल में रहा हूं, 2-2.5 महीने मैं मिर्जापुर में तन्हाई में रहा हूं, 16 महीने मैं सेंट्रल जेल नैनी में रहा हूं।
मेरी मां की मृत्यु हो गई थी, पेरोल लोग मांगते रहे, मैंने कहा मत मांगो पेरोल, लेकिन फिर भी लोगों ने पेरोल मांगा। इस कांग्रेस की सरकार ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी पेरोल नहीं दिया, और वह इस देश पर तानाशाही थोपने की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं।